दोस्तों, साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि जिस महीने में हम जन्म लेते हैं उसी के बेसिस पर हमारी सेहत और हमारी पर्सनालिटी भी डिफाइन होती है। उनका मानना है कि सभी ग्रहों और तारों का हमारी जिंदगी पर खास इन्फ्लुएंस होता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से हमारा बर्थ मंथ, हमारी सेहत और हमारी पर्सनालिटी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको यह बताना जरूरी है कि मेन के कंपैरिजन में वीमेन को सोलर लाइट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक और नेचुरल रीजन है। जन्म लेने से पहले माँ की कोख में पल रहे बच्चे की पूरी डेवलपमेंट इसी फैक्टर पर टिकी होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारा बर्थ मंथ हमारी बॉडी में बनने वाले डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है, जिसे हम हैप्पीनेस एंड गुड मूड हार्मोन कहते हैं। इस फैक्ट के तहत ही एलिगेंट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने लोगों की बर्थ मंथ और उन्हें होने वाली 27 बीमारियों के बीच का कनेक्शन बताया है। तो चलिए जानते हैं बर्थ मंथ के अनुसार कि आखिर किस मंथ में जन्मा हुआ बच्चा किस तरह का होता है। नंबर 1, जनवरी। विज्ञान की माने तो जिन लोगों का जन्म जनवरी की सर्दियों में होता है वे लोग बाकी अदर मंथ बॉर्न्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपनी एनर्जी फालतू के इमोशंस में खर्च ना करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगाए। सर्दियों में धूप मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे लोगों का चिड़चिड़ापन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जनवरी में जन्म लेने वाले लोगों में से पुरुष को आगे चलकर गैस्ट्रिक अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट अटैक, माइग्रेन, लोइन पेन्स जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं में मेन्यूपॉज की समस्या आम बात है। इन सब के बावजूद जनवरी बॉर्न्स मेन को बाकी महीनों में जन्मे बच्चों की तुलना में थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स का 3 गुना कम खतरा होता है। नंबर 2, फरवरी। दोस्तों, फरवरी में जन्म लेने वाले लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल शांत और रहस्यमयी बताया जाता है, क्योंकि यह अपनी बातें दूसरों से कम बताते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि जितना कम हम बोले उतना बेहतर है। लेकिन ऐसे लोगों को थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, थ्रोम्बोसिस इत्यादि जैसी समस्याओं से बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, मार्च। स्प्रिंग सीजन में जन्म लेने वाले अधिकतर लोगों में हाइपरथर्मिया की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हाइपरथर्मिया किसी इंसान के हर समय खुश रहने के मिजाज, उनकी खुशी और उनकी तसल्ली को मापने का एक पैमाना है। मतलब बसंत ऋतु में जन्म लेने वाले लोग ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। ये लोग बड़े ही ऑप्टिमिस्ट और फ्री माइंडेड भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि इन्हें कोई खतरा नहीं। मार्च में जन्म लेने वाले पुरुषों को एस्थमा, कैटरैक्ट, हार्ट प्रॉब्लम्स और महिलाओं को रियूमेटिज्म, कॉन्स्टिपेशन और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, अप्रैल। क्योंकि अप्रैल में भी स्प्रिंग सीजन के अक्स होते हैं, लेकिन इस महीने में जन्मे लोगों की बीमारियां कुछ अलग तरह से उन्हें परेशान करती है। जैसे पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स, एस्थमा और महिलाओं में ब्रोंकाइटिस, ट्यूमर्स, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें लगभग आम बात है। नंबर 5, मई। दोस्तों, इस महीने में जन्म लेने वाले लोग एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोगों को पैसे खर्च करना तो अच्छा लगता ही है, साथ ही यह अपनी लाइमलाइट भी मेंटेन रखने में खास रुचि लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग नेचर वाइज काफ़ी इमोशनल होते हैं, इसलिए इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। मई में जन्म लेने वाले पुरुषों में एस्थमा, डायबिटीज और डिप्रेशन, और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक एलर्जी जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। नंबर 6, जून। दोस्तों, यह कोई झुठला पाने वाली बात नहीं है कि गर्मियों में जन्म लेने वाले लोग इस दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। वो इस दुनिया में पॉजिटिव ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में साइक्लोथाइमिया के लक्षण पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि इन लोगों में मूड स्विंग्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने मामलों में यही साइक्लोथाइमिया किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनियाकल डिप्रेसिव साइकोसिस इत्यादि में बदल जाता है। इस महीने में जन्म लेने वाले पुरुषों में कैटरैक्ट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड हार्ट डिसीजेज, जबकि महिलाओं में रियूमेटिज्म, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्थराइटिस जैसी परेशानियां इन पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस महीने में जन्मे लोगों की एक और खास बात यह है कि पुरुषों में बाकी दूसरे महीनों में जन्म लेने वाले लोगों के मुकाबले 34% डिप्रेशन, 22% बैक पेन की समस्या कम होती है, और वहीं दूसरी ओर महिलाओं में 35% मेनोपाउजल प्रॉब्लम, 33% माइग्रेन की समस्या कम होती है। नंबर 7,
जुलाई। दोस्तों, जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोग नेचर वाइज बहुत ज्यादा केयरिंग और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों के प्रति काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव, सेंसिटिव, इमोशनल और केयरिंग होते हैं। ऐसे लोगों में आमतौर पर एस्थमा, आर्थराइटिस, ट्यूमर्स और क्रोनिक नेक पेन जैसी दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती है। और क्योंकि इन लोगों पर दूसरों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए यह खुद भी बेहद परेशान रहा करते हैं। नंबर 8, अगस्त। इस महीने में जन्म लेने वाले लोग स्ट्रॉन्ग, हाईली मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं। साथ ही इन्हें फेम और पावर से भी खासा लगाव होता है। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा के इतने धनी होते हैं कि इनमें कुछ ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर्स होती है जो दूसरे लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बाकी लोग इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस, एस्थमा और थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं में रूमेटिज्म, आर्थराइटिस एंड थ्रोम्बोसिस जैसी परेशानियां एक आम बात बन जाती है। नंबर 9, सितंबर। सितंबर में जन्मे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के होते हैं। जिन लोगों का जन्म सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होता है, उनमें डिप्रेशन या किसी भी बाइपोलर डिजीज के लक्षण कम पाए जाते हैं। लेकिन सितंबर बॉर्न्स में ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स ज्यादातर पाई जाती है। पर्टिकुलरली पुरुषों में एस्थमा, पर महिलाओं में ट्यूमर्स जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन होती है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को क्रोनिक डिजीज का खतरा बहुत कम होता है। नंबर 10, अक्टूबर। दोस्तों, अक्टूबर बॉर्न्स को ज्यादातर चैरिस्मेटिक यानी कि जादुई, रोमांस एक्सपर्ट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट माना जाता है। और यही वजह है कि इनकी पर्सनालिटी बाकी लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये लोग वाकई अट्रैक्टिव और हिप्नोटाइजिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं। लेकिन पुरुषों में माइग्रेन्स, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स और महिलाओं में एनीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि पुरुषों और महिलाओं में बराबर तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पाई जाती है। नंबर 11, नवंबर। इस महीने में जन्म लेने वाले लोग दिखने में जितने आकर्षक और खूबसूरत होते हैं, करीबियों और रिश्तेदारों के प्रति लॉयल भी होते हैं। वे मेहनती लोग स्वभाव से बड़े ही शांत किस्म के होते हैं और अपनी जिंदगी या आसपास मौजूद चीजों को बखूबी बड़ी ही बेहतरी के साथ अरेंज करके रखते हैं। ये अपनी कामयाबी के रास्ते खुद ही तय करते हैं और अपने ही बनाए नियमों के कायल होते हैं। इस तरह के लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े जिद्दी होते हैं। साथ ही इन्हें अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करके रखना बहुत पसंद होता है। लेकिन इनमें भी कोई ना कोई डिससेटिस्फाइड बात जरूर होती है। नवंबर बॉर्न मेन में क्रोनिक डिजीज, हार्ट और थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स और वीमेन में हार्ट अटैक, कॉन्स्टिपेशन और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं पाई जाती है। इस महीने में जन्म लेने वाली ज्यादातर महिलाओं के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि उन्हें मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। नंबर 12, दिसंबर। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग काफी फनी, इंटरेस्टिंग और जॉली गुड होते हैं। लोग कहते हैं कि उनके आसपास रहने पर माहौल खुशनुमा हो जाता है। ऐसे लोगों की दोस्ती दूसरे लोगों के साथ बड़ी जल्दी हो जाती है और यह अपने आप को किसी भी माहौल में बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। इनको मानने वाले, इनके एडमायरर्स की कोई कमी नहीं होती। बहरहाल, इस महीने में जन्म लेने वाले पुरुषों में कैटरैक्ट्स, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स और महिलाओं में एस्थमा, थ्रोम्बोसिस, क्रोनिक डिजीजेस की प्रॉब्लम्स ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी अलग अलग महीनों में जन्म लेने वाले लोगों से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि किस महीने में जन्म लेने वाले लोगों के किस तरह की प्रोफेशनल कैरियर अच्छी रहेगी। वैज्ञानिकों की माने तो जनवरी में जन्म लेने वाले लोग ज्यादातर कलेक्टर्स, स्पेशलिस्ट, कलेक्शन डिपार्टमेंट इत्यादि में काम करना पसंद करते हैं। उसी तरह फरवरी बॉर्न्स आर्टिस्ट या परफॉर्मर्स, मार्च बॉर्न्स म्यूजिशियन या पायलट्स, अप्रैल बॉर्न्स डिक्टेटर या बॉस, मई बॉर्न्स स्पोर्ट्समैन या पॉलिटिशियंस जैसे प्रोफेशंस को प्रीफर करते हैं। वहीं जून में जन्म लेने वाले लोग ज्यादातर सीईओ या साइंटिस्ट, जुलाई पीपल्स, बिल्डर्स या ट्रेन ड्राइवर्स या परफॉर्मर्स, अगस्त बॉर्न्स बिल्डर्स या पॉलिटिशियंस। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग हाई अचीवर स्टूडेंट्स बनते हैं, तो वहीं अक्टूबर बॉर्न्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नवंबर पर्सन्स फेमस क्रिमिनल और फाइनली दिसंबर में जन्मे लोग डेंटिस्ट और मेसिया बनना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि यह सारे रिकॉर्ड्स कई शोधों में सामने आए हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग अपनी मर्जी से या अपने इंटरेस्ट बेसिस पर अपना पसंदीदा करियर चुनते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि कुछ रिकॉर्ड के आधार पर की गई है, जो कि सही नहीं भी हो सकती है।
वैसे दोस्तों आपका बर्थ किस मंथ में हुआ था हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस टाइम के बारे में। समय, इसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी हम हर दिन और हर पल इसे महसूस करते हैं। तो क्या है ये? क्या ये स्पेस से किसी तरह संबंधित है? आइंस्टीन से पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए स्पेस में हुआ किसी तरह का बदलाव टाइम को इफेक्ट नहीं करता। न्यूटन के अनुसार टाइम अब्सोल्यूट है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर स्थिति में यह सबके लिए एक समान ही रहता है। मतलब कि अगर मेरे लिए 2 घंटे गुजरे हैं तो इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए 2 घंटे ही गुजरे होंगे, चाहे वो बृहस्पति ग्रह पर हो, किसी ब्लैक होल के नजदीक हो या फिर किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हो जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा हो। पर आइंस्टीन की सोच थोड़ा अलग थी। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। उनका यह भी मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, यानी कि ये सबके लिए सेम नहीं रहता। अलग अलग परिस्थितियों में समय अलग अलग गति से गुजरता है। रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम स्पेस और टाइम को अलग अलग नहीं कर सकते। दरअसल समय के गुजरने की गति किसी वस्तु के वेलोसिटी और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर निर्भर करता है। अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी आपके ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी से अलग है तो हम दोनों के लिए भी समय के गुजरने की गति भी अलग अलग होगी। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बढ़ने पर समय के गुजरने की गति धीमी हो जाती है। चलिए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। चूंकि बृहस्पति ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से बड़ा है, जिसकी ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा है, इस कारण बृहस्पति ग्रह पर समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा गुजरेगा। यानी कि अगर कोई मनुष्य बृहस्पति ग्रह पर जाकर रहने लगे तो वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की तुलना में ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वहाँ समय उनके लिए धीमा गुजरेगा। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हो जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो तो समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई है, राम और श्याम। राम की एक सरकारी नौकरी लग जाती है, जबकि श्याम एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है। अब एक स्पेस मिशन के लिए श्याम को पृथ्वी से दूर जाना है, तो जाने से पहले श्याम अपने भाई से मिलता है और उसके बाद यान में बैठकर निकल जाता है। चूंकि इस यान की रफ्तार काफी ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर बैठे श्याम के लिए समय पृथ्वी पर मौजूद उसके भाई राम के मुकाबले धीमा गुजरेगा। अब जब श्याम 5 साल के बाद पृथ्वी पर लौटेगा तो देखेगा कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है, जबकि उसकी उम्र में केवल 5 साल का इजाफा हुआ है। इन दोनों उदाहरणों को हम केवल एक तरह से ही समझ सकते हैं, और वो ये है कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है, जिसे हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। आइंस्टीन के अनुसार हर इनिशियल फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड फिक्स होती है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचते हैं, समय हमारे लिए धीमा होता जाता है। अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो समय हमारे लिए बिल्कुल रुक जाएगा। स्पेस और टाइम में होने वाले इवेंट को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है, जिसे हम स्पेस टाइम कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे स्पेस टाइम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्पेस टाइम को समझने से पहले स्पेस और टाइम दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अगर बात करें स्पेस की तो हमारे चारों तरफ जो भी है सब स्पेस का ही हिस्सा है। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम 3D ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस होते हैं, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई को डिनोट करते हैं। यानी कि ये हमारे 3 डायमेंशन हो गए। अगर अब हम टाइम की बात करें तो हमारे लिए इसे डिफाइन करना मुश्किल होगा, पर हम ये जानते हैं कि हर पल हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। इसे हम चौथा डायमेंशन मानते हैं। अब अगर स्पेस और टाइम दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। आइंस्टीन ने कहा कि स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्पेस टाइम के रूप में जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। पर क्या ये वाकई में सच है? आइए इसे वेरीफाई करते हैं इस उदाहरण के जरिए। मान लीजिए किसी सोशल मीडिया साइट पर किसी लड़की से दोस्ती हो जाए जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। बहुत दिनों तक चैट करने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। उससे मिलने के लिए आपको उसे स्पेस और टाइम दोनों बताना होगा। जैसे कि ताज होटल, मंडे एट 4 PM।
अगर इन दोनों में से कोई एक ही चीज आप उसे बताएं तो उसके लिए आपको ढूंढना नामुमकिन होगा। जैसे कि आप उसको कहें कि ताज होटल में मिलते हैं, यहाँ उसके पास ये जानकारी नहीं है ताज होटल में किस दिन और कब मिलना है। उसी तरह अगर आप ये कहें कि सोमवार को शाम 4 बजे मिलते हैं तो उसे ये नहीं पता होगा कि कहाँ मिलना है। यानी कि बिना स्पेस और टाइम को कंबाइन किए किसी इवेंट को समझना नामुमकिन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है। चूंकि 4 डायमेंशनल को विजुअलाइज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम स्पेस टाइम को 2 डायमेंशनल ग्राफ के जरिए ही दर्शाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस स्पेस को शो करता है जबकि वाई एक्सिस टाइम को। चूंकि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी वस्तु जब स्पेस में मूव करती है तो वो समय से भी आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ने से पहले स्पेस टाइम ग्राफ के बेसिक्स पर थोड़ा नजर डालते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है। अगर इसके मूवमेंट को केवल स्पेस के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसके मूवमेंट को केवल टाइम के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पर ये दोनों पूरी जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए जब स्पेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। फिजिसिस्ट इस दुनिया को उस तरीके से नहीं देखते जैसा हम आम इंसान देखते हैं। हमारे लिए ये दुनिया एक मूवी की तरह है जो लगातार चलती रहती है। फिजिसिस्ट इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में रिपल्सन बनते हुए नजर आते हैं। ये एक कॉमन इवेंट है जिसे हमने और आपने अपने जीवन में कभी न कभी जरूर देखा होगा। पर अगर हम इस इवेंट को फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। जब हमने पत्थर फेंका तो इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड बाद एक सर्कल बना, 2 सेकंड बाद 2 सर्कल बने और 3 सेकंड बाद 3 सर्कल बने। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक कोन की तरह दिख रहा है। इस ग्राफ में तो हमने केवल 3 सेकंड के बदलाव को देखा। अगर आपको इसके फीचर में होने वाले बदलाव को देखना हो तो इस कोन को और आगे ड्रॉ कर लें। बेसिकली ये कोन स्पेस टाइम थ्रो लाइट का लोकस है। अगर इसमें हम टाइम के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो यही कोन उल्टा हो जाएगा और हमें इस इवेंट का भूतकाल मिल जाएगा। इस कोन को हम लाइट कोन कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, फॉर अस फिजिसिस्ट द सेपरेशन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली एन इल्यूजन। यानी कि भौतिकी शास्त्री के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एग्जिस्ट करते रहते हैं। समय का गुजरना केवल हमारे लिए भ्रम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भूत, भविष्य, वर्तमान हमेशा ही मौजूद रहते हैं, फिर हमें ये दुनिया हमेशा चलती हुई क्यों नजर आती है? इसका उत्तर वीडियो के प्रिंसिपल पर आधारित है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमको तो चलती हुई नजर आती है, पर असल में होता ये है कि वो कई इमेज का कॉम्बिनेशन होता है जिसे जल्दी जल्दी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब क्लिप बुक को ही ले लीजिए। इसमें कई पेजेस हैं जिसमें कुछ फुटबॉलर की तस्वीर बनी हुई है। अगर हम इसके पेजेस को अलग अलग करके देखें तो इसमें सिर्फ रुकी हुई तस्वीरें हैं। अगर हम इन्हीं पेजेस को तेजी से आपके सामने लाएं तो ये आपको एक वीडियो जैसा आभास देगा। आपको लगेगा जैसे कि आप एक फुटबॉल मैच का वीडियो देख रहे हैं। इस समय भी पेजेस अपनी जगह पर उसी अवस्था में मौजूद है, पर अब आपके देखने का नजरिया बदल गया है। भौतिकी शास्त्रियों के लिए ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। आशा करता हूँ कि अब तक आप स्पेस टाइम को समझ चुके होंगे। अब सवाल उठता है कि स्पेस टाइम ग्राफ या डायग्राम बनाने का फायदा क्या है? दरअसल इसका फायदा ये है, हम किसी इवेंट का छोटा ग्राफ बनाकर उसके फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं और उसके पास्ट के बारे में भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिग बैंग है। आज के ब्रह्मांड के स्वरूप को स्पेस टाइम डायग्राम बनाकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये भूतकाल में कैसा रहा होगा या फिर भविष्य में कैसा होगा। उसी तरह हम किसी भी ग्रह के वर्तमान के स्पेस टाइम डायग्राम के आधार पर ये आसानी से बता सकते हैं कि 10 साल पहले वो ग्रह इस समय कहाँ रहा होगा या फिर आज से 10 साल बाद वो इस समय कहाँ रहेगा। तो है ना ये स्पेस टाइम डायग्राम दिलचस्प। स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के कारण ही आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल के नजदीक यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा हो जाता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? दरअसल इसे स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।